हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही आपकी क्लास सेकंड है। इससे पहले आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कराए जा रहे हैं उसका पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपके पूरे 25 जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम आपके उससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जो है समय पर मिल सके। तो ये आपके 25 तक जो हमने ये सारे क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज बात करते हैं आपके 26 से। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ है आपका दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थानों को सर्वाधिक सीमित से न्यूनतम सीमित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम क्या करेंगे, आपकी सर्वाधिक सीमित से लेकर न्यूनतम सीमित के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है, आपका हॉस्पिटल विद्यालय, ठीक है। इसके बाद है विशेष दिव्यांगता हेतु आवासीय विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, समावेशी विद्यालय, संसाधन कक्ष सुविधा सहित समावेशी विद्यालय। तो ये चार ऑप्शन है, इन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है। चलिए देखते हैं। सबसे इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका थर्ड जो है इसका सही है। क्यों? क्योंकि जो आपका सबसे फर्स्ट आता है वो आगे हॉस्पिटल, इसके बाद आपके विशेष दिव्यांगता हेतु जो आपके आवासीय विद्यालय होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो भी आपको ये पांचों दिए ये आपको पूरे सीक्वेंस वाइज से ही इन्होंने दे रखे, क्रम के अकॉर्डिंग ही इन्होंने यहाँ पर निर्धारित किए गए। तो आपका इसमें जो है थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपका संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, आपका TQM का कॉन्सेप्ट जो आपका कब प्रारंभ हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर आपका पूछा है। इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9 में ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। तो 27 का जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड। 1980 में ही आपका ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं आपका 28 में क्या है आपका, विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों में ICT के माध्यम से दृश्य एवं श्रव्य अंतःक्रिया संप्रेषण को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आपका फर्स्ट हो गया ईमेलिंग, इसके बाद है आपका ब्लॉगिंग, इसके बाद आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या फिर आपका चैटिंग के रूप में, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा, आपकी देखने वाली भी चीज है और आपकी सुनने वाली भी चीज है, तो आपकी किस में इंक्लूड होगी? वो होगी आपकी इसमें थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। आप इसमें चेहरे में सुन भी सकते हो और आप इसमें देख भी सकते हो। ये क्या होगी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो। अब बात करते हैं ईमेल से, तो आप यहाँ सुन नहीं सकते। ब्लॉगिंग के से आप सुन सकते हो, ठीक है। आप उसमें देख भी रहे हो लेकिन आप खुद से जो है संप्रेषण नहीं कर पा सकते, अंतःक्रिया नहीं कर पाते। ब्लॉगिंग क्या है, आप किसी और की संप्रेषण देख रहे हो लेकिन खुद से नहीं कर पाओगे, इंटरकनेक्ट यहाँ पर नहीं होते। चैटिंग के रूप में ये सिर्फ आप देख सकते हो, इसमें आप सुन नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो आपकी थर्ड है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 में क्या दिया हुआ है आपका, परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया है, परिकल्पना के यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं। आपके हाइपोथेसिस के जो यहाँ पर फेज है वो यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, वैकल्पिक परिकल्पना की स्थापना करना, सार्थक का उपयुक्त स्तर चुनना, शून्य परिकल्पना की स्थापना करना, निर्णय प्रक्रिया या फिर आपका परीक्षण आंकड़ों का अभिकलन करना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फोर्थ क्यों, सबसे पहले क्या करोगे आप, शून्य परिकल्पना की ही स्थापना करोगे। सबसे पहले क्या करनी होती है, शून्य परिकल्पना की स्थापना करनी होती है, उसके बाद इतना सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सबसे पहला हो गया सी आपका सिर्फ या तो फोर्थ में या फिर आपका सेकंड में है। तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद करते हो ए, क्या करोगे, वैकल्पिक परिकल्पना की स्थापना करना। फिर आप अल्टरनेटिव, पहले क्या करोगे, शून्य नल की स्थापना, उसके बाद जो भी उसका अपोजिट होता है उसकी स्थापना आप करते हो। तो इस प्रकार से जो आपका सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद करते हो आप सार्थकता का उपयुक्त स्तर चुनते हो। तो इस प्रकार से जो आपका इसमें फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, परीक्षण आंकड़ों का अभिकलन करना, ठीक है। जो भी आंकड़े आपके पास होते हैं, जो आपका डी है वो लास्ट स्टेप है, निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। आपका डिसीजन मेकिंग जो है आपका लास्ट स्टेप यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, एंड्रागोजी को वयस्क अधिगम का विज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एंड्रागोजी हो गया, पेडागोजी हो गया, पूरी यूनिट है। यूनिट 7 में आपकी यही सारी चीजें दी गई है, तो आपको पढ़ने हैं। आपको ऐसी क्वेश्चन जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी दिखाते रहते हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप उन्हें भी क्या कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो है इन्होंने शायद सही दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि एंड्रागोजी किस चीज के लिए, आपका
वयस्क लर्निंग के लिए, अडल्ट लर्निंग के लिए है। आगे बात करते हैं आपका मैकॉम नोल्स ने एंड्रोगोजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, क्या ऐसा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कथन हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट कथन, फर्स्ट में क्या है, दोनों सत्य है, फिर इसके बाद क्या आपका असत्य है। तो इसके दोनों ही कथन क्या आपका सत्य है। पहली बात तो यही है, एंड्रोगोजी क्या है आपके वयस्क अधिगम के लिए, और इसमें जो आपके जनक माने जाते हैं वो आपके मैकोलम नोल्स ही जाने जाते हैं। तो आपका इसमें सेकंड भी सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से जो आपको प्रीवियस ईयर करने जरूरी है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। आगे बात करते हैं इसमें 31 में क्या है, शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है, पूरी यूनिट है प्रशासन से रिलेटेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसमें आपका नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण व निर्णय प्रक्रिया या फिर आपका प्रबंध करना, कौन सा इसमें आपका बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो बिल्कुल सही है वो है आपका फोर्थ, क्या है, प्रबंध करना आपका प्रशासन का कार्य नहीं है। मैनेजमेंट जो है आपका अलग कॉन्सेप्ट है। आपके यूनिट में जो ये ही है, प्रशासन भी दिया हुआ है, प्रबंध भी, और इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो कि आपका सीधा यूनिट में ही दे रखे हैं। तो आप प्रशासन में क्या करते हैं, नियोजन भी करोगे, संगठन भी, नियंत्रण भी, निर्णय की प्रक्रिया भी, लेकिन आपका मैनेजमेंट इसमें नहीं होता। ठीक है, तो आपका इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 32 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए दो कथन, इसमें वही आपका अभिकथन प्लस उसका रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है। सबसे पहले कि आपके शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता नियंत्रण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि गुणवत्ता नियंत्रण विनिर्मित उत्पादनों से संबंध है, जैसे कि शैक्षिक संस्थानों में मानव संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा, जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण है, आपका क्वालिटी कंट्रोल है, वो आपका एजुकेशन में यूज होता है या फिर आपका नहीं होता, वो ही चीज इन्होंने आपसे पूछी है। पहले ऑप्शन में क्या है, ए और आर जो है सही है, आपका ए तो बिल्कुल सही है। आर में क्या था, चूंकि गुणवत्ता नियंत्रण जो है विमृत्यु के संबंध है, लेकिन जो शिक्षा में मानव संसाधन है उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित होते, इसी कारण से यहाँ पर किया जाता है। देखो इन्होंने इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, तो इसी वजह से जो है फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका फर्स्ट है बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं 33। तो यहाँ पर है आपका 33 में क्या है, 33 में सबसे पहला इसमें दे रखा है कि रटने की निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया है कि बच्चों को सिखाओ मत, रटवाओ मत, बल्कि उसकी आलोचनात्मक आपकी जो है कॉन्सेप्ट पर बात करनी चाहिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए, यहाँ पर बात की गई। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग, आपके कोठारी शिक्षा आयोग, या फिर आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या फिर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जब बहुत से बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि बहुत से लगभग सभी बच्चे आपके फोर्थ ऑप्शन पर ही जाएंगे, लेकिन जो आपका इसका बिल्कुल सही था वो है आपका थर्ड जो है इसका बिल्कुल अच्छे से दे रखा। आयोग में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो आपके आयोग है और उसमें कुछ बातें आपकी सिमिलर भी है, लेकिन कुछ ही ऐसे पॉइंट है जो आपको उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चा इसी वजह से कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 86 में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लगभग आपके सभी पॉइंट पर बात की गई है, बहुत बड़ी आपकी राष्ट्रीय नीति वो रही थी, तो इसी वजह से बच्चे ने यहाँ पर फोर्थ लगा रखा है। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें जो है आपका थर्ड बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा ही आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया था। आगे बात करते हैं आपका 34 में क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया की निम्नलिखित सोपानों के आरंभ में अंत से क्रम को अवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है आपका, सत्यापन करना, तैयारी करना, प्रदीपन करना, उद्भव करना, या फिर आपका संक्रेमण करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले हम करते हैं किसी चीज की आप तैयारी करोगे, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप अपना फोर्थ कट कर दो। बी के बाद क्या करोगे आप, बी के बाद करते हैं हम किसी चीज का संक्रेषण करना। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं आपका उद्भवन करना, और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आपका प्रदीपन करना, और इसके बाद जो है आपका ए सत्यापन करना आपका सबसे लास्ट में आएगा, कि आपका वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में ही होती है जब आपकी सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है आपका बिल्कुल थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका 35 में क्या दिया हुआ है, इसमें है आपका जब HO सत्य होती है तो शून्य परिकल्पना HO को अस्वीकार करने की संभवता
सार्थक स्तर कहलाती है। आगे क्या है, एच ओ सत्य नहीं होती तो शून्य परिकल्पना की, एच ओ जो है आपकी शून्य परिकल्पना को किस चीज से डिनोट करते हैं, एच ओ से ही आपकी नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। तो स्वीकार करना टाइप 1 त्रुटि कहलाता है। आपकी टाइप 1 और आपका टाइप 2 एरर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको इन दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए, क्यों होते हैं, किस कारण से आपके इन दोनों में डिफरेंस पता करते हैं। तो आपका जो इसमें क्या है, वो आपका जब आपकी हाइपोथेसिस सही होती है, ठीक है, जब आपकी सही होती है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपकी टाइप 1 होगी। लेकिन जब आपकी गलत होती है और उसे रख लिया जाता है तो आपकी टाइप 2 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सत्य नहीं होती लेकिन H2O को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये इन्होंने यहाँ पर गलत दे रखी है, गलत दे रखी है। तो आपका इसमें बिल्कुल थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, कथन ए सही है लेकिन आपका सेकंड जो है गलत है। क्योंकि टाइप 1 आपकी त्रुटि, टाइप 1 एरर क्या होता है कि आपकी सही है लेकिन आप फिर भी उसे क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन टाइप 2 आपकी गलत है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यही आपकी टाइप 1 और टाइप 2 एरर होती है। आपको याद रखना है, टाइप 1 में क्या सही है लेकिन फिर भी रिजेक्ट, टाइप 2 में क्या आपकी गलत है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि आपकी अव्यक्त अधिगम उदाहरण है आपका लेटेंट लर्निंग किसका एग्जाम्पल है, परिहार अधिगम का, आपका पलायन अधिगम का, संज्ञानात्मक अधिगम का, कार्यक्रमबद्ध अधिगम का। ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होने चाहिए। जो चारों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जीआरएफ या फिर नेट क्लियर हो तो आपको इन चारों ही कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा हुआ है तो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये आप मान सकते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना आप यही मान के चलो कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपका अव्यक्त अधिगम उदाहरण है वो किसका, आपका संज्ञानात्मक अधिगम का यहाँ पर उदाहरण माना जाता है। तो आपका इसमें थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रोगोजी, फिर से आपका एंड्रोगोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया के संदर्भ में प्रासंगिक है। ठीक है, एंड्रोगोजी के संदर्भ में कौन सी चीजें बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखी है सबसे। तो इसमें जो है आपका पहला क्या है, वो है आपका यह वयस्कों के अधिगमों के विज्ञान और अभ्यास को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं शिशु के विज्ञान और अभ्यास को संदर्भित करता है, तो बी तो कट कर दो, बी किस में आ जाएगा, पेडागोजी में। ठीक है, यहाँ पर पूछा है एंड्रोगोजी के बारे में, अडल्ट लर्निंग के बारे में, तो जहां पर भी बी है आप उसे कट कर दीजिए, फर्स्ट तो आपका होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं आपका थर्ड डिस्कस करते हैं। एंड्रोगोजी शब्द का सबसे पहले अलेक्जेंडर कंपन के द्वारा गढ़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो शब्द दिया गया था ये आपका अलेक्जेंडर के द्वारा ही दिया गया था। आगे बात करते हैं आपका ए और सी, तो बिल्कुल सही हो गया। तो ए और सी आपका किस में, आपका या तो फर्स्ट में या फिर आपका सेकंड में, तो आपका थर्ड भी कट जाएगा, थर्ड भी नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं जोहान फ्रीडरिच हेबर्ट्स ने एंड्रोगोजी की खोज की, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज किसने की, ऊपर हमने पढ़ा था। आगे बात करते हैं एंड्रोगोजी के संस्थापक कौन है, हैरी पेस्टोलोजी है, ये भी आपका गलत है। तो सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38 में आपका क्या दिया हुआ है, 38 में दिया है कि एक अभिकथन यहाँ पर दे रखा है और दूसरा उसका रीजन यहाँ पर दे रखा है। सबसे फर्स्ट क्या है, जैन धर्म में किसी भी सार्वभौमिक आत्मा तथा ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसकी रीजन की बात करते हैं, यह इसलिए है क्योंकि इसके अस्तित्व को स्वीकार करने से नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो आपका ए और आर जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका रीजन बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इसी वजह से जो है जैन धर्म में आपकी आत्मा और ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इन चीजों को नहीं मानते। अब बात करते हैं आपका 39, इसमें क्या है, आपका ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किन पर प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया। इंपॉर्टेंट है, ज्ञान आयोग आता है आपका, यह भी याद रखना है किस सन में आया था और किससे रिलेटेड था। ठीक है, तो इसमें है आपका ए क्या है, ज्ञान तथा पहुंच में वृद्धि करना, बिल्कुल सही। आगे क्या है, ज्ञान अवधारणा को प्रदान करने वाली संस्थाओं को में पुनः जान फूंकना, जो भी आपके ज्ञान अवधारणा को प्रदान करने वाली संस्था है उन्हें दोबारा से आपका रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से उनके अंदर जान फूंकना, ये हो गया। आगे बात करते हैं आपका थर्ड क्या है, आपका ज्ञान के सर्जन हेतु विश्व स्तरीय परिवेश की रचना करना, ये भी आपका ठीक है। आगे बात करते हैं आपका सामाजिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका सीधा फोर्थ कट जाएगा। फोर्थ किस में है, आपका
डी जो है फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में, तो ये तीनों कट जाएगा, लेकिन जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, ए बी सी ई। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका 40। तो आपका गुणवत्ता अवशासन, तो आपका गुणवत्ता अवशासन क्या है? प्रक्रिया उन्मुख है, उत्पादन उन्मुख तथा उत्पादों के गुणवत्ता परक मुद्दों की पहचान करना, आवश्यकता उन्मुख, प्रक्रिया उन्मुख और गुणवत्ता परक मुद्दे को रोकना। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फोर्थ में क्या, आपकी प्रक्रिया को भी उन्मुख करना, साथ ही साथ आपके गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना ही आपका गुणवत्ता अवशासन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो भी आपकी प्रक्रिया करेंगे, जो भी आपका प्रोसेस है, उसे टाइम पर कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी क्वालिटी है उसमें किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे होते हैं उन्हें हम रोकेंगे। क्वालिटी जो है हम बेस्ट देने का यहाँ पर ट्राई करते हैं, वो ही आपकी गुणवत्ता अवशासन यहाँ पर माना जाता है। अब बात करते हैं 41 में क्या आपका शिक्षावाणी है। शिक्षावाणी से रिलेटेड पहले भी कई टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बन चुके हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट क्या है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई का पॉडकास्ट ऐप, तो यही आपका बिल्कुल सही है। आपका शिक्षावाणी क्या है, शिक्षावाणी जो आपका सीबीएसई के द्वारा ही आपका एक पॉडकास्ट ऐप है, बाकी जो है आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, तीनों ही आपके ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, तो इस टाइप के आपसे पूछ ले जाते हैं। तो आपको जैसे ज्ञानवाणी होगी, इससे ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐप देखने को मिलेंगे जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका 42 आ गया। 40 तो आपका 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध के गौण आंकड़ों के स्रोत कौन सा है। ठीक है, आपका सेकेंडरी सोर्स कौन सा है रिसर्च में। आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट पेपर में भी आएंगे, सेकंड पेपर में भी आएंगे, तो आपको दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप अपने सेकंड पेपर में रिसर्च को अच्छे से करोगे तो आपके फर्स्ट पेपर में ऑटोमेटिक हो जाएगी, और रिसर्च जो है आपके आगे भी काम आने वाली है। पीएचडी करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, रिसर्च से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो इसका जो है आपका सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, आपका नोबल रिटर्न बाय, मतलब किसी और के द्वारा लिखा गया, विगत में लिखा गया निबंध। लेकिन जैसे कि आपका क्या हो गया, अवशेषण करना, खुद से ढूंढना, प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान लगाना, खुद के अकॉर्डिंग करना, प्रिडिक्ट करना चीजों को, आगे है पंजीकरण कराना। ठीक है, पंजीकरण कारनामा खुद से करना ये भी। लेकिन जो आपका सेकंड है हो गया, वो ही आपका ऐसा है जो कि आपका सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, अब बस ये इस चीज में कंफ्यूज होता है, आपके प्राथमिक, आपके प्राइमरी सोर्स कौन से और आपके सेकेंडरी सोर्स कौन सा। प्राथमिक कौन से, जो आपका रिसर्चर खुद से यूज कर करता है, लेकिन आपके द्वितीय स्रोत या फिर आपके गौण स्रोत कौन से, जो कि हम किसी और के, आपकी रिसर्च हो चुकी है उनसे हेल्प लेते हैं, किसी और के हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर 43 में क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 ने निम्नलिखित में बल दिया है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसकी बात पूछ ली, आपकी एनसीएफ 2005 की यहाँ पर आपसे बातें पूछी गई है। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। आपकी कई यूनिट है जिसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कई यूनिट में चीजें सिमिलर मिलेगी। ठीक है, जैसे आपने एनसीएफ 2005 यहाँ पर पढ़ लिया, फर्स्ट पेपर में पढ़ लिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, इन्होंने कहा है कि अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों की भाषाओं की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता। ठीक है, आगे है आपका अध्यापक अपर्याप्त संचारक है, ये तो आपका गलत है। त्रिभाषी नीति बेहतर कार्य करती है। आगे विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी ठीक तरीके से नहीं बोली जाती, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वन ही आपका बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है कि ये अध्यापक कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता, कि अध्यापक की जो भाषा है उसी पर फोकस करता है, ऐसा नहीं करता। ये किस पर करेगा कि अध्यापक के पाठ्यचर्यों में भाषा दक्षता की अभिवृद्धि होनी चाहिए, ना कि ये कि जिस भाषा का यूज करे उसी पर आपकी केंद्रीयता नहीं, बल्कि कि आपकी भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। आपके वार्तालाप करने में, कन्वर्सेशन करने में, बच्चों को चीजें समझाने में, उसमें आपकी विवृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करता है 44 में क्या है, किस आयोग या फिर आपके राष्ट्रीय प्रारूप नीति में बहुविधि कृतियों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया है। कौन सा ऐसा है जिसमें आपके अध्यापकों से रिलेटेड सारी चीजें की गई है। एक ही आपका आयोग ऐसा है जिसने आपके टीचर पर बात की है, वो है आपका थर्ड। ठीक है, वो क्या है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही आपके टीचर से रिलेटेड आपके जो भी मूल्यांकन है उन पर भी विचार विमर्श किया है। तो आपका 44 का थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 45। जय कृष्णमूर्ति का मानना है कि
शिक्षण है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया अभी तक, और अभी तो आपके 45 क्वेश्चन भी नहीं हुआ। आपकी लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप एनालाइज कर सकते हो जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन आए उसमें कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख पाओगे जय कृष्ण मूर्ति आ गई, रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे आपके जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 यूनिट से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा 9th यूनिट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कौन सी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है जय कृष्ण मूर्ति ने जो है माना था कि शिक्षण है क्या है, किसी चीज का आदान प्रदान करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले अध्ययन करना, फिर उसकी कार्यवाही को परिणति करना। देखो पहले शिक्षा क्या आदान प्रदान तो हो नहीं सकती, तो आपका ए कट कर दो। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता। आप इसमें नॉर्मल सेंस भी लगाओगे तो पहुंच जाओगे। तो आपका सेकंड भी कट गया और आपका फोर्थ भी कट गया। अब बचा है सी और आपका बचा है फर्स्ट। ठीक है, ए और सी बचा है। अगला क्या है, पहले अध्ययन करना फिर उसकी कार्यवाही को परिणित करना। ये सभी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर शिक्षण कर रहे हो। पहले अध्ययन करोगे फिर उसकी कार्यवाही को आप परिणित करोगे, तो ये भी आपका गलत सेंस में जा रहा है। तो इस वजह से जो है आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है आपका परस्पर साझा करना, आपस में शेयरिंग टुगेदर करना। यही इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिया था कि बच्चे आपस में चीजें सीखते हैं। आगे बात करते हैं ई क्या है आपका आत्म अनुभूति, आपका खुद से चीजें रियलाइज करना। यही आपका जय कृष्ण मूर्ति ने फोकस किया था। तो आपका सी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा। डी भी आपका जो यहाँ पर गलत है, क्योंकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना ये कोई आपका शिक्षण नहीं है कि सिर्फ आपको एक तरह से डिग्री दिलानी है वही आपकी टीचिंग है। तो वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग क्या है, एक दूसरे से हम चीजें साझा कर पाए, आत्म अनुभूति हो, खुद से चीजें समझ पाए। तो इस वजह से जो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दिया है, अभिवर्ती मापनी में तुल्यभाषी अंतराल निर्मित में प्रयुक्त होने वाले सोपान को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखे है, आपको एप्टीट्यूड स्किल दे रखे है, उन्हें जो है आपको स्टेप वाइज अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट है आपका अंतिम मापनी के लिए कथनों का चयन करना, कथनों का संग्रहण तथा संपादन करना, मापने का नियोजन करना, छटाई प्रक्रिया, मापने की विश्वसनीयता एवं वैधता सिद्ध करना। तो यहाँ पर आपका 46 है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेकंड। सेकंड क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा वो यही आएगा, सबसे पहले नियोजन करना चीजों का। ठीक है, नियोजन कर लिया, उसके बाद क्या करोगे आप कथनों का संग्रहण करोगे, चीजों को इकट्ठा करोगे, उसका संपादन करोगे। इसके बाद ही आप छटाई प्रक्रिया करोगे। छटाई भी तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपके पास डाटा उपलब्ध हो, हाँ भाई ये डाटा मेरे लिए जरूरी है, ये डाटा मेरी चीज से रिलेटेड करता है, तभी तो छटाई करोगे। तो इस वजह से आपका डी हो गया। डी के बाद क्या आएगा आपका ए के अंतिम मापने के कथनों का चयन करेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, मापने की विश्वसनीयता तथा वैधता को हम सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 47 में क्या दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा योजना की विशेषता नहीं है। आपको प्लानिंग से रिलेटेड आएगा, प्लानिंग की पूरी सर्कल है आपके सिलेबस में, तो वो भी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, सदैव योजना दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि योजना आपकी दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए बनेगी। अब सरकार जो है आपके 5 इयर्स प्लानिंग करती थी, तो आपकी पूरी 5 साल के लिए करती, लंबे टाइम के लिए करती थी। योजना रोज रोज नहीं बनाई जाती। अब मान लीजिए आप यूजीसी नेट ही क्लियर करना चाहते हो, तो इसकी प्लानिंग रोज नहीं बनाओगे, एक ही दिन बैठ के बनाओगे एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले, और अपने 5-6 महीने उसी तैयारी में लगाओगे, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो आपका ए बिल्कुल सही हो गया, जिसमें है आप उसे रख लीजिए। आपका सेकंड भी कट हो गया और आपका थर्ड भी जो है कट हो गया। अब बात करते हैं आपका इसमें आपका बी में है यह प्रबंध की प्राथमिक कार्य। ऐसा नहीं है कि आपका मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ये आपका प्राथमिक कार्य है। तो आपका जो है बी भी कट जाएगा। तो आपका सीधा जो इसमें फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपका योजना निर्णय में शामिल नहीं होता। योजना में निर्णय शामिल नहीं होगा। आप जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें निर्णय आपका शामिल नहीं है कि मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप प्लानिंग कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो आपका निर्णय आएगा वो आपके रिजल्ट के बाद आएगा। आप इसे खुद से फिक्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 48 में क्या है, यदि कोई बच्चा यह महसूस करता है कि विद्यालय में उसे शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसके द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए वो निम्नलिखित कदमों को अपनाएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आप अगर इसे नॉर्मल सा भी लॉजिक लगाओगे तो आप इसमें बिल्कुल सही पर पहुंच जाओगे। तो आप में इसमें सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, आपका पंचायत के पास जाएगा, जिला अधिकारी से संपर्क करेगा, या फिर आपका SCPCR या फिर आपका NCPCR से संपर्क करेगा, उपयुक्त से आपका यहाँ पर संपर्क करेगा। आगे बात करते हैं आपका विद्यालय के प्रमुख से संपर्क करेगा। तो सबसे पहले किस चीज से संपर्क करेगा, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले किस चीज से संपर्क करेगा, वो आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर वो सबसे पहले विद्यालय के प्रमुख से संपर्क करेगा। अगर विद्यालय में उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, वहां के टीचरों से करेगा। अगर टीचर उस चीज का सोल्यूशन नहीं देते तो आपके पंचायत से संपर्क करेगा। पंचायत भी नहीं दे रही तो आपके जिला के स्तर पर जाएगा, जिला स्तर भी नहीं दे रही तो आपका उपयुक्त आपका 4th ऑप्शन पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद नहीं हो रहा कुछ तो आपका C जो है इसका लास्ट है। C पर जो कार्यवाही होगी वो आप बच्चा जो है सबसे लास्ट में करेगा। पहले स्कूल में बताएगा, सिंपल सा नहीं हुआ पंचायत में जाएगा, पंचायत के बाद वो आपके जिले के स्तर पर चला जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका उपायुक्त से संपर्क करेगा, इसके बाद जो है आपका NCPCR से संपर्क करेगा। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 49 प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, आपका 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसमें भी आपकी 2 यहाँ पर समिति देखने को मिलेगी, 2 आपके यहाँ पर रिपोर्ट बनी थी, वो आपको याद रखने कौन सी बनी थी। ठीक है, उससे ऊपर भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान आपकी डाइट हो गया, निम्नलिखित में से प्रकार में सुझाव दीजिए। किस प्रकार के इन्होंने यहाँ पर सुझाव आपके पूछे गए थे, डाइट से रिलेटेड बताने। अगर आपको डाइट्स का भी पता है तो आप इसका आंसर जो है आराम से दे दोगे। सबसे पहला है आपका औपचारिक स्कूल प्रणाली हेतु अध्यापकों की पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षा, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं संस्थान प्रमुख में संस्थागत योजना प्रबंध व प्रशिक्षण में अभिमुखीकरण करना, यह भी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं आपका, इसमें है स्कूल स्तर पर शिक्षक को प्रभावित करने वाले समुदाय नेताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण करना, यह भी सही है क्योंकि स्कूल स्तर पर हो रहे हैं। आगे बात करते हैं माध्यमिक स्कूल में अध्यापकों की सेवाकालीन करना, तो ये तो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, डाइट से रिलेटेड माध्यमिक नहीं है। आगे बात करते हैं आपका क्रियात्मक अनुसंधान में वह प्रयोगीकरण करना। ठीक है, आपका रिसर्च से रिलेटेड हर फील्ड में होता है, तो इसी प्रकार से डाइट में भी है। तो आपका इसमें जो है 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। ABCE जो है बिल्कुल सही है, आपका D जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम अगले पार्ट में आपके अगले 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे अगले में हम आपके अगले 25 क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जून 2023 का पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हम आपके मार्च वाले या फिर आप कह सकते हो फरवरी में जो आपके एग्जाम हुए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पहले हुए थे 20 में 21 में, उन सबके जो है हम पेपर इसी प्रकार से आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछ लिया, बताया यूनिट 10 इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपकी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इस प्रकार से देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में विद्यार्थी के पाठ्यचर्या में उपयुक्त संशोधन के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं, आपका ए तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इस प्रकार के भेदभाव के साथ शिक्षा प्रदान तो करेगा नहीं कोई। ठीक है, अनुसूचित जातियों को देख रहे हैं, उन वर्गों को। ठीक है, क्योंकि समावेशी का मतलब क्या है, सबको एक साथ लेकर चलना, तो आपका इसमें ए तो कट हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से अधिगम आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु शिक्षण में उचित तरीके से बदलाव करना, किसके लिए आपका बदलाव करना, सभी अधिगम आवश्यकताओं को लेकर। तो आपका ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हम आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग बदलाव कर रहे हैं। तो जिसमें बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन सब में ही आपका बी है, ए तो आपका कट जाएगा। तो आपका या तो सी हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर आपका बी। आगे बात करते हैं सी क्या है, दिव्यांग और गैर दिव्यांग विद्यार्थियों को एक साथ सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है, एक साथ ही हमें पढ़ाना होता है, तो आपका सी भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका शहरी वंचित को भी शिक्षा प्रदान की जाती, ये भी बिल्कुल सही है। आगे आपका HIV एड्स पीड़ित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव हो गया, तो ई कट कर दो। ठीक है, और आपका ए कट हो गया, आपका डी भी सही दिया था, इसी वजह से जो आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज ही आपके पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो गाइज जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी, आप सबके लिए इतनी हेल्पफुल क्लासेस हैं तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जो है आप ले लेना, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।